हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको अध्याय 10 प्रसूति प्रारंभ देखभाल। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद हमें उस माँ की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए तथा किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके शरीर में तथा किन किन अंगों में परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आपका चैप्टर है प्रसवोपरांत देखभाल, पोस्ट नेटल केयर, यानी बच्चे का जब जन्म हो जाए तो उसके बाद माँ की किस तरह से हमें देखभाल करनी चाहिए तथा उसके शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो उसमें एक पॉइंट है, बिंदु है प्रसूति काल। प्रसूति स्त्री किसे कहते हैं? जो स्त्री बच्चे को जन्म देती है। तो प्रसूति काल या सूतिकावस्था, प्रसव के बाद की जो अवधि होती है, प्रसव के बाद की जो अवधि होती है उसी को सूतिकावस्था का प्रसूति काल कहा जाता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है उस अवधि को प्रसूति काल या सूतिकावस्था कहा जाता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो माँ के शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? वो परिवर्तन है आपका गर्भाशय में परिवर्तन, योनि में दीवा में परिवर्तन, दुग्ध क्षरण, लैक्टेशन, स्वास्थ्य लाभ। गर्भाशय में परिवर्तन आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा जन्म तंत्रों में कि कौन कौन से अंग होते हैं, किन किन अंगों में प्रजनन क्रिया संपन्न होती है। तो गर्भाशय एक महत्वपूर्ण भाग था जिसमें बच्चे का विकास होता है तथा अपनी वृद्धि करता है। तो पहले हम गर्भाशय में परिवर्तन के बारे में, इसके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। तो प्रसव के बाद की जो अवधि होती है उसे प्रसूति काल या सूतिकावस्था कहते हैं। प्रसूति काल में कई आंतरिक एवं शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जब एक स्त्री माँ बनने वाली होती है तो उसमें आंतरिक एवं कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अंगों की स्थिति की क्रिया को, जो अंग होते हैं, जो अंगों की स्थिति की क्रिया को अंतर्वलन कहा जाता है कि स्थिति में क्या परिवर्तन होता रहता है। तो प्रसूता काल में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। तो पहला है आपका गर्भाशय में परिवर्तन। तो गर्भाशय में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इन बिंदुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रसव के पूर्ण होने तक गर्भाशय का नाप, जब गर्भ में बच्चा होता है तो गर्भाशय की जो माप होती है 15 सेंटीमीटर, यानी जो लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा मोटाई 7.5 सेंटीमीटर रहती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, बच्चे का विकास गर्भाशय में होता है, तो उस समय लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा मोटाई 7.5 सेंटीमीटर होती है, जो गर्भाशय की आकार होता है। तथा इसका जो वजन है 1250 या 1350 ग्राम हो जाता है। यानी वह बच्चे की वृद्धि पर निर्भर करता है कि बच्चा माँ के गर्भ में किस तरह वृद्धि कर रहा है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद गर्भाशय का भार है 950 ग्राम होता है। जब बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद उसका जो वजन है गर्भाशय का कम हो जाता है। यही परिवर्तन गर्भाशय में होते हैं। प्रसव के पश्चात उसका शरीर पूर्व की स्थिति को धारण कर लेता है तथा उसके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। गर्भधारण करने के पश्चात जो गर्भाशय की जो पेशियां होती हैं, कोलेजन तंतु होते हैं। जो गर्भाशय की पेशियां, कोलेजन तंतु, जो हमारा शरीर है प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। तंतुओं, रक्तस्राव, कोशिकाओं, ऊतकों से मिलकर बना हुआ होता है। तो गर्भाशय गर्भधारण करने के बाद जो कोलेजन तंतु हैं, कोशिकाएं हैं, उनका जो भार है 20% तक बढ़ जाता है।
कहने का तात्पर्य है बच्चे का जन्म हो जाए उसके बाद भी जो गर्भाशय का भाग 20% बढ़ जाता है, यानी जो कोलेजन तंतु हैं, कोशिकाएं, उनका आकार बढ़ जाता है। 3-4 माह तक गर्भाशय से निकलने वाला जो रक्त स्राव होता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चे के जन्म होने के बाद माँ की जो योनि है उसमें से लाल रंग का रक्त स्राव होता है। वो रक्त स्राव आपका लोसिया कहलाता है, जो हल्का गुलाबी रंग का होता है, या सूतिका स्राव, इसको लोसिया बोलते हैं, सूतिका स्राव बोला जाता है। लोसिया के रंग अवधि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कहने का तात्पर्य यह है प्रसव प्रक्रिया होने के बाद माँ की योनि से रक्त स्राव होता है, वो रक्त स्राव लोसिया कहलाता है। ये लोसिया होता है, यह 3 प्रकार का होता है। पहला आपका लोसिया रूब्रा, लोसिया रूब्रा, यह लाल रंग का होता है, इसमें रक्त की मात्रा अधिक होती है। ये जब होता है जब प्रसव प्रक्रिया के बाद दूसरे या तीसरे दिन, यह 1 से 4 दिनों तक रहता है। इसका डेसिडुआ कैरियन के टुकड़े होते हैं, जो माँ के गर्भ में जो कैरियन जो कोलेजन तंतु होते हैं उसके कण होते हैं। हम भाषा में कहते हैं गंदा खून, वही आपका लोसिया रूब्रा होता है। नेक्स्ट है आपका लोसिया सिलोसा, लोसिया सिरोसा, यह गुलाबी रंग का होता है। इनके अलग अलग नामों से इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, इनके रंग भी अलग अलग होते हैं। यह कैसा होता है? गुलाबी रंग का रक्तस्राव होता है। यह 5 से 9 दिनों तक रहता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो यह 5 से लेकर के 9 या 10 दिन तक रहता है। इस स्राव में रक्त कम तथा सीरम अधिक होता है। जो लोसिया रूब्रा होता है उससे रक्त कम होता है तथा इसमें रक्त की मात्रा कम होती है, सीरम के रूप में रक्त स्राव होता है। नेक्स्ट है आपका लोसिया एल्वा, लोसिया एल्वा, जो तीसरा प्रकार का आपका लोसिया है, यह 10 से 15 दिनों तक रहता है, 10 से 15 दिनों तक बच्चे के जन्म के बाद। यह स्राव पीले हरे रंग का होता है। इसमें जीवाणु, सर्वाइकल, म्यूकस, श्वेत रक्त कणिकाएं आदि पदार्थ निकलते हैं। एक तरह से समझो जैसे कि स्त्री महामारी में होती हैं, वो एक तरह का महामारी रूप ही होता है, लेकिन इसमें कुछ क्रियाएं वो बच्चे के जन्म के बाद ही होती हैं। तो यह आपका लोसिया के प्रकार थे जो बच्चे के जन्म के बाद योनि से स्थापित होते हैं। ये आपका गर्भाशय में परिवर्तन के बारे में हो गया। अब यहाँ पर योनि या ग्रीवा में परिवर्तन, जो बच्चे का निष्कासन होता है, बच्चे का जन्म होता है योनि के माध्यम से ही होता है। गर्भाशय से निकलकर वो योनि द्वार में आ जाता है। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? जब बच्चा योनि से बाहर निकलता है तो वह अपना रास्ता यानी अपने आप जो पेशियाँ होती हैं संकुचित होकर प्रसारित होकर बच्चे के लिए एक स्थान बनाती हैं। तो यह स्थान उसे योनि से बाहर निकलने में सहायता प्रदान करता है। प्रसव के बाद योनि फूलकर नीले रंग की हो जाती है तथा ग्रीवा में सूजन आ जाती है, वह ढीली हो जाती है, इसका जो रंग है बैंगनी हो जाता है। गर्भाशय के अंतर्वलन में ग्रीवा का सक्रिय योगदान होता है। प्रसव के बाद 6 से 8 सप्ताह ग्रीवा सुगड़ जाती है। बच्चे का जन्म हो जाता है तो 6 से 8 दिनों के बाद ग्रीवा है अपनी पहली पूर्व स्थिति में आ जाती है तथा एक कह सकते हैं आम भाषा में छल्ले की तरह कार्य करती है। जैसे आप फूकना में हवा डालेंगे, फूकने का आकार बढ़ता जाता है, जिसमें हवा निकालेंगे वह पूर्व स्थिति में आ जाता है। यही कारण योनि में परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका दुग्ध क्षरण, लैक्टेशन। जब माँ के गर्भ में बच्चे का विकास होता है तो 4 या 5वें माह में उसके जो स्तन हैं जो उसके वो भारी होने लगते हैं, यानी
दूध निर्माण की प्रक्रिया बच्चा जब गर्भ में होता है उसी समय होने लगती है। वह अपने लिए पोषक तत्व साथ में लेके आता है, ठीक है, माँ के स्तनों के द्वारा। तो लैक्टेशन दूध क्षरण यह बच्चे के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। वह इस दूध के माध्यम से ही माँ से पोषण प्राप्त करता है। प्रसव के 2-3 घंटे बाद, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, प्रसव के 2-3 घंटे बाद माता अपने शिशु को दूध पिला सकती है। 24 घंटे या कभी 48 घंटे तक स्तनों में एक हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ निकलता है। कहने का तात्पर्य है, जब एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो पहला जो दूध निकलता है उसके स्तनों से, वो दूध का रंग पीला होता है। उस दूध को कोलेस्ट्रम या खीस कहा जाता है। यह दूध बहुत पोषक तत्व वाला होता है, जो बच्चे को बच्चे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, कई कीटाणुओं जीवाणुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो जो माँ का जो पहला दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम या खीस कहा जाता है, जो हल्के पीले रंग का होता है। माँ का प्रथम दूध कोलेस्ट्रम युक्त होता है, क्योंकि इस दूध में क्या होता है, कोलेस्ट्रम, जो प्रोटीन का कार्य करता है, जो शिशु के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जो लैक्टेशन की प्रक्रिया होती है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, इसे दुग्ध क्षरण हार्मोन भी कहा जाता है। आपको पहले बता चुके हैं, महिलाओं के अंदर 2 हार्मोन स्रावित होते हैं जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन का नारी के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अगर ये हार्मोन स्रावित नहीं होंगे तो उसमें स्त्रीत्व के गुण प्राप्त नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य है, बच्चे के जन्म में भी तथा बच्चे का जन्म होने के बाद दूध निर्माण प्रक्रिया में भी यह हार्मोन सक्रिय रहते हैं। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, दुग्ध क्षरण के लिए सक्रिय रहता है। अगर यह हार्मोन कम स्रावित होता है, उन महिलाओं के दूध कम आता है। तो यह आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही होता है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, माँ के स्तनों में दूध बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए बच्चे का ध्यान रखते हुए माँ को पोषक तत्व ग्रहण करने चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। तो यह आपका दुग्ध क्षरण लैक्टेशन हो गया है। नेक्स्ट आपका स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ तो एक प्राथमिकता होती है। हेल्थ इज वेल्थ। व्यक्ति अगर स्वस्थ होगा तो वह सभी कार्यों को कर सकता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह कथन आपके सार्वभौमिक है। यह बात सत्य है। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य सही होगा तो हम सभी कार्यों को पूर्ण रूप से कर सकते हैं। अपरा प्लेसेंटा जो क्या करता है, बच्चे के लिए पोषक तत्व पदार्थों का आवागमन करता है। तो अपरा के निष्कासन के बाद अव्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन परिवर्तन होने लगता है। प्रसव के बाद स्त्री की देखभाल करना नितांत आवश्यक है। जब बच्चा हो जाए, बच्चे का जन्म हो जाए, तो हमें जो स्त्री है, जच्चा है, उसका किस तरह ध्यान रखना चाहिए। गर्भाशय में संक्रमण ना हो, शरीर को उचित विश्राम देना चाहिए, स्तनपान कराने हेतु स्तनों की देखभाल करनी चाहिए। हमें जो स्तन होते हैं उनकी सफाई करनी चाहिए तथा वैसलीन क्रीम लगाकर उन्हें मुलायम तथा कोमल बनाना चाहिए, ताकि बच्चा दूध ग्रहण करे, अपनी माँ से दूध पिए तो उसे कोई परेशानी ना हो। इसलिए हमें गर्भवती जब बच्चे को जन्म देने वाली माँ का ध्यान रखना चाहिए। स्तनपान कराना। जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ स्तनपान की क्रिया कराती ही है। शिशु को स्तनपान कराना उसका प्रथम अधिकार होता है। दूध का प्रवाह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये नहीं
कि आप उसके अंदर दूध का स्रावित कर रहे हैं। बच्चे का भी जन्म होना, एक माँ के गर्भ से बच्चे का भी जन्म एक ईश्वरीय देन है। उसी प्रकार स्तनों से दूध का निर्माण होना भी एक ईश्वरीय वरदान है। तो माँ शिशु को जितना अधिक और जल्दी दूध पिलाएगी उतना ही जिन माताओं को दूध पिलाने कार्य करना चाहिए। जो आपका दूध होता है, माँ के स्तनों से जो दूध निकलता है उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं, दूध किस किस से मिलकर बना होता है जो बच्चे के लिए पौष्टिकता का कार्य करता है। जो पहला दूध होता है कोलेस्ट्रम होता है, इसे किस बोले जाता है। तो उस कोलेस्ट्रम में, उस किस में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, तो उसमें पानी होता है आपका 87% यानी 87%, शर्करा 6%, वसा 4%, प्रोटीन 2%, खनिज लवण 1%। वो दूध होता है, दूध मानो, खीस मानो, कोलेस्ट्रम, उनके अंदर इन तत्वों की इतनी प्रतिशतता पाई जाती है। प्रोटीन, खनिज, विटामिन सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, तभी तो दूध, माँ का दूध बच्चे के लिए पौष्टिकता का कार्य करता है। जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तथा उसे स्तनपान कराती है, तो माँ को स्तनपान कराने से क्या लाभ होता है, माँ को स्तनपान क्यों कराना चाहिए। तो स्तनपान के लाभ के बारे में हम आपको बताएंगे। माँ का दूध सदैव उपलब्ध रहता है। जैसे कि बाहर से दूध आप लेके आते हो, उसे गर्म करेंगे, उसमें चीनी मिलाएंगे, जब बच्चे को पिलाएंगे। लेकिन जो माँ का दूध होता है वो हमेशा रेडीमेड यानी तैयार ही मिलता है, जब चाहे बच्चा उसे पी सकता है। इसलिए माँ का दूध सबसे सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि उसमें पानी भी होता है, शर्करा भी यानी चीनी, मीठापन भी होता है, वसा भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं। दूध को तो कंप्लीट फूड माना ही गया है। तो माँ का दूध सदैव उपलब्ध रहता है, जिसे गर्म करने की जरूरत भी नहीं होती है। माता जब शिशु को स्तनपान कराती है तथा दोनों के अंदर एक भावात्मक, संवेगात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। माँ का, बच्चे का, दोनों में एक लगाव उत्पन्न होता है। माँ अपने, जो बच्चा होता है अपनी माँ को उसकी खुशबू से, उसके आकर्षण से पहचान लेता है। ये दूध के क्या लाभ हैं, माँ के दूध के क्या लाभ हैं। ये हमेशा तैयार मिलता है, दूध बनाने में झंझट नहीं होता है, स्तनपान में कोई खर्च नहीं आता है, स्तनपान कराने में कम से कम कार्य करना पड़ता है। माता के दूध में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है। माँ का दूध में जो रोग होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता होती है। अगर कोई बच्चा माँ का दूध पिए तो कम ही बीमार पड़ता है, तथा रोगाणु होते हैं उनसे गिरने की कमी आशंका होती है। बच्चा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहता है। स्तनपान कराने वाली स्त्री को रोजोधर्म या मासिक धर्म विलंब से होता है, यानी जो स्त्री अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसे मासिक धर्म, जो आर्तव चक्र होता है, थोड़ा लेट दिनों में ही आता है तथा जल्दी मासिक धर्म की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। स्तनपान से हाइड्रोकैल्शियम या कैल्शियम की कमी एवं दूध में एलर्जी का जोखिम कम रहता है। कहने का तात्पर्य यह है, दूध से हमें सभी प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, सभी प्रकार के जो पोषक तत्व हैं हमें मिल जाते हैं। इसलिए बच्चे के अंदर किसी प्रकार की एलर्जी या कोई नुकसान नहीं होता है। जो दूध में होता है कैल्शियम, फास्फोरस की मात्रा होती है, तो बच्चे के अंदर कैल्शियम दूध के माध्यम से पहुंचता है, जिससे बच्चे की जो हड्डियां हैं, मस्तिष्क का विकास है, पूर्ण रूप से विकसित होता है। माँ के दूध में सुरक्षात्मक एंटीबॉडी, एंटीवायरल के गुण होते हैं, यानी जो रोगाणु से हमारी रक्षा करते हैं। माँ को दूध पिलाते समय ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। अगर कोई स्त्री अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसे ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। अधिक भरे हुए वस्त्र, यानी जो कपड़े टाइट आते हैं, बच्चे को दूध पिलाने में परेशानी होती है, तो ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इससे जो स्तन होते हैं उनमें गांठ बनने का डर रहता है। माता के दूध में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन
सभी पाए जाते हैं। जो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लैक्टोज प्रोटीन पाया जाता है। जो बच्चों में क्या है, लैक्टाब्यूमिन और लैक्टाग्लोब्यूमिन प्रोटीन पाए जाते हैं। जो बच्चे माँ के दूध को ग्रहण करते हैं उनके अंदर प्रोटीन की कमी नहीं होती है। तो यह आपके प्रसव उपरांत की देखभाल के कुछ बिंदु थे जिनके बारे में आपको अध्ययन कराया है।